Good morning students, myself Nisha. So in the last video we have discussed about the types of partner and partnership deed. So in this video we have studied about the joint Hindu family business and cooperative organization. In this video we have studied the meaning, features, merits and limitations. So let's start one by one. We have studied first of all the joint Hindu family business. What is the meaning of joint Hindu family business? It refers to that business organization under which all members of joint Hindu family carry a business under the control of मुख्य and कर्ता of the family. कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर जो है सारे के सारे मेंबर्स जो हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के वो कैरी करते हैं बिजनेस को अंडर किसके कंट्रोल में, मुखिया या फिर कर्ता के कंट्रोल में। या तो वो मुखिया के कंट्रोल में होगा या फिर वो कर्ता के कंट्रोल में होगा। मुखिया कौन होता है? जो घर का सबसे बड़ा मेंबर्स होता है, जैसे दादा हो गए या फिर दादा नहीं है तो आपके पापा हो गए, लेकिन वो मेंबर जो है मेल होना चाहिए। ये इसमें जो इंक्लूड होता है अंडर इट्स अनमैरिड डॉटर और जो वाइफ्स हैं वो भी इंक्लूड होती हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर। ठीक है, आपको पता चल गया होगा अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो सारे मेंबर्स होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के और वो चलाते हैं एक बिजनेस को किसके कंट्रोल में, मुखिया और कर्ता ऑफ द फैमिली। ठीक है, आगे इसमें दो टाइप्स के हिंदू के लोग के स्कूल्स हैं। फर्स्ट आता है इसमें मिताक्षरा और सेकेंड है दयाभाग। मिताक्षरा, इन दिस कम्युनिटी द मोमेंट a son is born, he get all the equal rights along with his father in the ancestral property। कि जब लड़का पैदा होता है घर में उसके पास जो है सारे के सारे जो है राइट्स चले जाते हैं, सारे के सारे जो है उसको राइट्स मिल जाते हैं, सारे राइट्स मिल जाते हैं। जो भी उसके पापा के पास होते हैं वो सारे राइट्स जो हैं डायरेक्टली जब लड़का पैदा होता है घर में मिताक्षरा में तो वो सारे के सारे राइट उस लड़के को मिल जाते हैं इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर से। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है दया भाग। दया भाग क्या होता है? अंडर इट सन डज नॉट गेट एनी राइट इन द प्रॉपर्टी विद हिज बर्थ। सन को कोई भी राइट नहीं मिलता प्रॉपर्टी में जब उसका बर्थ होता है। सन को राइट तब मिलता है प्रॉपर्टी में ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। जब उसके पिता की डेथ हो जाती है तब जो है उसे जो है सारे राइट्स मिलते हैं। मिताक्षरा में जब वो पैदा होता है उसको तभी मिल जाते हैं और दया भाग में जब उसके फादर की डेथ हो जाती है तब उसको सारे राइट्स मिलते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के स्कूल्स थे इसमें। फर्स्ट था इसमें मिताक्षरा, सेकेंड था इसमें दया भाग। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। अगला आता है इसमें फीचर्स क्या हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। फर्स्ट फीचर जो है वो इसके अंदर आता है ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ। कि जो भी जॉइंट फैमिली जो है, जो भी जॉइंट हिंदू फैमिली है वो जो भी बिजनेस कर रही है उसके अंदर जो भी राइट और ड्यूटीज़ कर रही है मेंबर्स फैमिली के अंदर, वो सारी राइट्स और ड्यूटीज़ जो है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो है की जाएंगी। विदाउट हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग वो कोई भी राइट और ड्यूटीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है इसमें मैनेजमेंट बाय कर्ता। कि जो भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो भी चल रहा होगा वो नॉर्मली जो है कर्ता जो भी फैमिली का जो भी मुख्य मेंबर जो भी सबसे बड़ा मेंबर होगा घर में, चाहे वो दादा हो चाहे वो फादर हो, वो जो है उस फैमिली के बिजनेस को जो है मैनेज करेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है? अंडर द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड only to the extent of his share. The personal property of the member cannot be taken for the business responsibility। कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी मेंबर्स की वो लिमिटेड होंगी, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर्स के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी मेंबर की वो बिजनेस के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर जो है नहीं ली जाएंगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है इसमें परमानेंट एग्जिस्टेंस। द एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज परमानेंट लाइक द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी।
देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द डेथ, इंसॉल्वेंस और ल्यूएंसी ऑफ द मेंबर ऑफ द बिजनेस। जैसे कि कंपनी के अंदर जो है कोई भी मेंबर की डेथ हो रही है या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, तब भी बिजनेस जो है वो चलती रहती है, कंपनी चलती रहती है। इसी तरह ही जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर है कि कोई भी मेंबर, चाहे वो किसी की डेथ हो रही है, कोई इंसॉल्वेंट हो रहा है या कोई भी कुछ भी हो रहा है किसी भी मेंबर को, लेकिन जो भी उनका बिजनेस है वो चलता रहेगा, वो परमानेंट रहेगा। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें मेंबरशिप बाय बर्थ। चाइल्ड को जो है वो राइट मिल जाता है प्रॉपर्टी में ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। विद हिज बर्थ ही ऑटोमेटिकली बिकम्स द मेंबर ऑफ द फैमिली, और जो है वो ऑटोमेटिकली जो है मेंबर बन जाता है उस बिजनेस का। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट आता है ओनली मेल मेंबर्स, कि जॉइंट हिंदू फैमिली में जो है ओनली मेन मेंबर्स ही जो हैं उस बिज़नेस को चला सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द हिंदू सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग अ वुमेन, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है या फिर इन द एब्सेंस ऑफ मेल सक्सेसर कैन बिकम द कॉर्पोरेंसरी ऑफ द फैमिली मेंबर। जब उसके हस्बैंड की या फिर मेल के एब्सेंस में जो है वुमेन जो है उस बिज़नेस की जो है पार्टनर बन जाती है, काम करना शुरू कर देती है। ठीक है। फिर सेवेंथ पॉइंट आता है इसमें रजिस्ट्रेशन। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी ज़रूरत नहीं है हमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने की। ठीक है, ये इसके 7 पॉइंट्स थे। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। अब आते हैं इसके आगे मेरिट्स। फर्स्ट मेरिट आता है इसमें ईज़ी टू स्टार्ट, कि हम जो है इसको ईज़िली जो है स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें सीक्रेसी। सीक्रेसी में क्या है कि जो भी हमारे फैक्ट्स हैं, जो भी फैक्ट्स मतलब जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं, करता जो है वो ना चाहे तो उसको सीक्रेट रख सकता है अपने पास, ना किसी फैमिली मेम्बर्स को बताए। सीक्रेसी रहती है इसमें भी पूरी की पूरी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सबको देनी है, अगर वो चाहे तो वो दे भी सकता है अपने फैमिली मेम्बर्स के मेल मेम्बर्स को। थर्ड पॉइंट आता है इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स। जो करता होता है जॉइंट हिंदू फैमिली का, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाता है कस्टमर्स के साथ, और वो उनके साथ जो है फिर हेल्प भी करता है प्लान करने में बिजनेस को। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें प्रॉम्प्ट डिसीजन। जो करता है जॉइंट फैमिली का, वो फ्री होता है टेक बिजनेस के डिसीजंस को लेने के लिए, तो उसको जो है ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी तरह का कंसल्ट करने के लिए एनीबडी से फॉर दिस पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इसमें आता है हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन एफर्ट्स एंड कंसिड्रेशन। जो भी करता है ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, उसके पास जो है एक्सक्लूसिव राइट होता है ऑन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस में। वो अपना पूरा जो है मोर हार्ड वर्क लगा के इनकरेजमेंट करके जो है प्रॉफिट्स कमाता है। ठीक है। फिर इसका सिक्स्थ पॉइंट आता है एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस क्वालिटी, कि जो भी जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस है उसको हैंड ओवर किया जाता है वन जनरेशन से अदर जनरेशन में, और इस तरह से जो है फैमिली जो है उस बिज़नेस को जो है कंटिन्यू करके रखती है। ठीक है। आई होप आपको इसके मेरिट्स समझ आ गए। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। तो फर्स्ट आता है कि इसमें लिमिटेड ही रिसोर्सेज हैं, कि ये फैक्टर्स जो भी उसके बीच में जो भी हाइंड्रेंसेस आ रही है, हर्डल्स आ रही हैं, उनको सॉल्व ही नहीं कर पाते। एक तरह से हम लिमिटेड है हमारे पास सब कुछ, तो हम कैसे ही कर लेंगे कुछ भी सॉल्व। ठीक है। फिर सेकेंड आता है इसमें लिमिटेड मैनेजीरियल स्किल्स, की मैनेज करने वाला भी उसको सिर्फ करता ही है, और कोई डिसीजन भी अगर ले रहा है बिज़नेस के फेवरेबल में तो वो भी करता ही लेगा। तो हमारे पास अगर मैनेजमेंट ज़्यादा होगी, उस बिज़नेस को मैनेज करने वाले बंदे ज़्यादा होंगे, तो हम अच्छी तरह से जो है उसको मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जो मैनेजीरियल स्किल्स होती हैं वो भी इसमें लिमिटेड होती है। फिर थर्ड आता है इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है करता कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पे, वो अनलिमिटेड है। ठीक है। जो डिसीजंस है वो नेसेसरीली जो है डिले भी किए जा सकते हैं। ठीक है। यही इसका आपने पीछे पढ़ा होगा एडवांटेजेस में। एक मिनट देखो, वही इसमें
पॉइंट आया था ना, ये इसके फीचर्स में था लिमिटेड लाइबिलिटी, और वही यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो वो एक फीचर भी बन गया और फिर उसका अनलिमिटेड लाइबिलिटी का उसका डिसएडवांटेज भी हो गया। फिर फोर्थ पॉइंट इसमें आता है डिसएडवांटेजेस फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि कर्ता के जो पास जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता या फिर मुखिया के पास जो है उसके सारे राइट्स होते हैं, वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निकालता है, उसके पास पूरी एब्सोल्यूट पावर है बिजनेस को चलाने की। अब मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली है, मतलब जॉइंट फैमिली है, तो हम विश्वास भी पूरी तरह नहीं कर सकते ना बहुत बार, कि हमें लॉस भी हो सकता है या फिर हमारी जो गुडविल अच्छी बनी हुई है वो भी गिर सकती है। तो सारा का सारा जो बर्डन है वो सिर्फ कर्ता के पास हो जाता है। तो कभी कभी जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है वो हमारे लिए डिसएडवांटेज भी बन सकती है। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स, कि जो भी मेरे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर्स हैं, जो भी मेरी जॉइंट फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके साथ जो है कभी कभी कोऑपरेशन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से मेरा जो बिज़नेस है वो अच्छी तरह से नहीं चल पाता। तो ये थी इसकी लिमिटेशंस। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हमें नेक्स्ट इसमें पढ़ना है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम इसको बोल देते हैं कोऑपरेटिव, या फिर जो है हम इसको यहाँ पर बोल देते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं हम दोनों चीज़ों में इसमें से। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? इट रेफर्स टू दैट वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक वॉलंटरी एसोसिएशन होना पर्सन्स की, जो आपस में मिलकर जिनका मोटिव क्या होता है, वेलफेयर ऑफ दी मेंबर्स, कि जो भी मेंबर्स मेरी कंपनी में काम कर रही हैं उनकी वेलफेयर के लिए काम करना। सिर्फ इसमें एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव, सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही इनका मेन मोटिव होता है। सारे मेंबर्स का एक एसोसिएशन का ग्रुप होता है जिसमें सब के सब मेंबर्स जो हैं वो ज्वाइन होके काम करते हैं विद दी वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। इसमें एक चीज़ और आती है, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज़ ऑन फॉर एवर्स, कि मेंबर्स चाहे तो आए चाहे तो जाएं, लेकिन जो कंपनी है वो हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, वो रुकती नहीं है। तो अब हम इसके जो है फीचर्स पढ़ लेंगे। फीचर्स क्या होते हैं इसके? फर्स्ट आता है इसमें वॉलंटरी मेंबरशिप, कि इसके अंदर जो है कोई भी इंडिविजुअल पर्सन आके जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर बन सकता है। एनीबडी कैन बी द मेंबर, कोई भी मेंबर बन सकता है और कोई भी उस मेंबरशिप को जो है छोड़ना चाहे जब वो छोड़ भी सकता है, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन देनी होगी छोड़ने से पहले। इन सर्टेन केसेस में क्या होता है, जो मेंबरशिप है वो रिस्ट्रिक्ट होती है फॉर पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए, जैसे कि ओनली अ फार्मर कैन बी द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर फार्मर्स, कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है उसमें जो है केवल फार्मर्स ही मेंबर्स होते हैं फॉर फार्मर्स के लिए। ठीक है, फिर इसमें सेकंड पॉइंट आता है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस में क्या आता है, सोसाइटी के पास जो सोसाइटी होती है वो एसेट्स को जो है होल्ड करके रखती है, एसेट्स वगैरह जो भी हमारे होते हैं उनको जो है होल्ड करके रखती है और एंटर कर लेती है एक कॉन्ट्रैक्ट में, और कैन बी स्यूड इन कोर्ट ऑफ लॉ एंड इट कैन स्यू अदर पार्टीज़। या तो वो कोर्ट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलेगी या फिर जैसे दूसरी पार्टीज़ वगैरह चल रही हैं उनके थ्रू चलेंगी। फिर थर्ड पॉइंट आता है इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी। जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है टू देयर शेयर और द गारंटी गिवन बाय देम, कि उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग या फिर जो भी गारंटी जो है उन्हें दी जा रही है उनके हिसाब से जो उनकी लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें कंट्रोल। द मैनेजिंग कमेटी इज़ फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पस विच इज़ इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग इन द जनरल मीटिंग। जो मैनेजिंग कमेटी होती है वो जो है एक पर्पस के लिए जो है फॉर्म की जाती है और वो जो है वोटिंग्स के थ्रू बनाई जाती है, वोटिंग्स कराई जाती है जनरल पीपल्स के बीच में। एवरी मेंबर, हर मेंबर के पास जो है वो राइट होता है कि वो अपनी एक वोट किसी एक मेंबर्स को दे व्हेन विल बी द नंबर ऑफ शेयर्स
बी में बी होल्डिंग, जिसने जो है नंबर ऑफ शेयर्स को होल्ड कर रखा होता है। फिर इसमें 5th पॉइंट आता है सर्विस मोटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का या फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मकसद होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, ताकि उन्हें जो है मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो लोगों की, सोसाइटीज़ की जो है हेल्प कर सके एंड बाय अर्निंग प्रॉपर प्रॉफिट। और उनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना भी होता है। ठीक है। फिर 6th पॉइंट आता है इसमें क्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट्स। इक्वेलिटी ऑफ वोटिंग राइट्स, द प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट जो है यहाँ पर भी अप्लाई किया जाता है कि इक्वेलिटी रखेंगे, अनइक्वेलिटी नहीं होगी कि एक ही पर्सन को एक ही वोट देनी है। ये नहीं है कि एक ही मेंबर जो है बार बार आ रहा है उसी पर्सन को वोट दे रहा है, तो वो नहीं, तो वोटिंग राइट भी जो है वो इक्वल होंगी। 7th पॉइंट आता है इसमें डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। Another important characteristics of the cooperative organization that its profit and surplus is utilized in this way. 1/4 of the surplus is transferred to the general reserve as per law. कि जो भी पैसा, जो भी मतलब सरप्लस होता है, लास्ट में जो भी सब कुछ करने के पास हमारे पास प्रॉफिट बच जाता है, उसका 1/4 पार्ट जो है वो जर्नल रिजर्व्स में रखा जाएगा एज़ पर लॉ के अकॉर्डिंग। और जो डिविडेंड है वो दिया जाएगा ऑन द कैपिटल ऑफ ए डेफिनाइट रेट विच शुड नॉट एक्सीड 10%। और जो भी डिविडेंड होगा कैपिटल के ऊपर वो जो है डेफिनाइट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाएगा, लेकिन वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर इसमें 8th पॉइंट आता है इसमें कैश ट्रेडिंग। Cooperative societies give reference to cash trading because of comparatively small financial resources, but there is no legal restriction that these societies can sell things on credit। कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डील कर रही हैं, कुछ भी अपना सामान बेच रही हैं फार्मर्स को या वॉटेवर को, वो जो है कैश में होगा, लेकिन इसके पास जो है कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वो उधार पर अपनी चीज़ों को नहीं बेच सकती। उनके पास राइट है, वो उधार पर भी बेच सकती है। सॉरी, तो इसमें लास्ट 2nd पॉइंट आता है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। जो मेजर सोर्स होगा प्रोवाइड करने का फाइनेंस टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, वो कैसे किया जाएगा। फर्स्टली कैपिटल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सेल ऑफ द शेयर्स ऑफ द मेंबर्स। कि जो भी मेंबर्स के शेयर होंगे उनको बेचने के बाद जो कैपिटल आएगी उससे जो हम अरेंजमेंट कर सकते हैं फाइनेंस का। सेकंड, जो भी लोन हम जो है गवर्नमेंट से ले सकते हैं, या फिर 3rd पॉइंट आता है ग्रांट रिसीव करके गवर्नमेंट से हम फाइनेंस की अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसमें यहाँ लास्ट 10th पॉइंट आता है गवर्नमेंट कंट्रोल। कि जो भी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उन पे जो है वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब कंट्रोल होता है एक तरह से गवर्नमेंट का, कि वो जो है टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं हमारे अकाउंट्स को। ठीक है, एनुअल। और उसके लिए पर्पस क्या होता है उसका, कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो सेंड कर देती है हमारी एनुअल रिपोर्ट्स को और अकाउंट टू द रजिस्ट्रार को। ठीक है, ये इसके फीचर्स थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके जो है एक बार मेरिट्स वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इसमें आता है इजी फॉर्मेशन, कि हम इजीली जो है इसको बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को इजीली फॉर्म हो सकती है, वो कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी और कोई भी लीगल प्रोसीजर नहीं होता इसको बनाने के लिए। 2nd पॉइंट आता है इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होंगे उन सब की जो शेयर्स होती है या गारंटी जो उन्हें दी जाती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, फिर इसमें 3rd पॉइंट आता है स्टेबिलिटी, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी पोजेस करती है कि उसके जो एडवांटेजेस में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, विच मीन्स दैट द डेथ और बैंकरप्ट ऑफ द मेंबर हैव नो इफेक्ट ऑन द इट। वही पिछले वाला ही हो गया, इसमें भी एक तरह से कि अगर चाहे किसी की डेथ हो रही है या फिर बैंकरप्ट हो जाता है ऑफ मेंबर्स का, तो इस पर जो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो इसमें स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। फिर 4th पॉइंट आता है इसमें डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, जो रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 1 मेंबर 1 वोट के हिसाब से होना चाहिए, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, और वो जो है ऑल मेंबर्स जो हैं वो अटेंड करें उसकी मीटिंग्स को और अपने आइडियाज़ दें उस पर। ठीक है,
5th पॉइंट आता है इसमें लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कि जो भी ऑपरेट करने के लिए एक्सपेंसेस होंगे वो कम से कम यूज़ किए जाएं विदाउट एनी किसी भी डिफ़िकल्टीज़ के थ्रू। ठीक है। 6th पॉइंट आता है इसमें टैक्स एडवांटेज। Cooperating societies earning are exempt from the income tax. Those are also exempted from the payment of stamp duty, registration fees और etc. कि इसमें जो है हमें टैक्स का भी एडवांटेज मिल सकता है, इसके हमें इनकम टैक्स इतना ज़्यादा एग्जेम्प्ट होता है कि हम पे करें या ना करें वो हमारी मर्ज़ी होती है। 7th पॉइंट आता है इसमें स्टेट पैट्रोनेज। स्टेट पैट्रोनेज में क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो ये लोन को जो है वो इजी टर्म्स पर जो है दे देती है, बिकॉज उनका जो एम होता है दिस सोसाइटीज़ का वो डेवलप करना होता है पुअर सेक्शंस ऑफ दी सोसाइटीज़ को। 8th पॉइंट आता है इसमें सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट्स, कि जो भी हमें गुड्स जो हैं कस्टमर्स को देने हैं वो हम चीपर रेट पर दें ताकि हमारे कस्टमर्स जो है वो बन सके। फिर इसमें 9th पॉइंट आता है चेक ऑन अदर बिजनेस। चेक ऑन अदर बिजनेस में क्या आ जाएगा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनको अपने माइंड में जो है प्राइस और क्वालिटी ऑफ गुड्स को भी रखना पड़ेगा और उसका जो है प्राइस फिक्स करना पड़ेगा अपनी गुड्स का अदर बिजनेस के कंपैरिजन्स में। फिर इसमें 10th पॉइंट आता है इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ प्रिवेंटेड द सेंट्रलाइजेशन कंट्रीज वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड हैव ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड, कि इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन वगैरह भी हो सकती है हमारी इसके अंदर। आई होप आपको ये यहाँ तक इसके समझ आ गया होगा कि इसके जो है मेरिट्स होते हैं 10 मेरिट्स हैं। ईजी फॉर्मेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, डेमोक्रेटिक को मैनेजमेंट करना चाहिए, जो हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको हमसे कम करना चाहिए, इसमें हमें टैक्स का एडवांटेज भी मिल सकता है और स्टेट पैट्रोनेज का, और जो हमारी गुड्स होती है उनको हमें चीप रेट पर सप्लाई करना चाहिए और अदर गुड्स के कंपैरिजन में, अदर बिजनेस के कंपैरिजन में हमें अपने बिजनेस की जो गुड्स हैं, जो क्वालिटी हम दे रहे हैं उसको चेक करना पड़ेगा और इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन भी देखनी पड़ेगी। अब इसमें लास्ट आता है इसके लिमिटेशंस, की क्या क्या लिमिटेशंस इसमें हो सकती है। फर्स्ट होता है लैक ऑफ कैपिटल, कि जो भी मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो जर्नली जो है इकोनॉमिकली पुअर होते हैं और वो लिमिटेड ही एरियाज़ में रहते हैं, तो इसलिए कैपिटल की भी जो है इसमें कमी रहती है। फिर इसमें सेकंड पॉइंट आता है इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट, कि जो मैनेजमेंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो रन की जाती है बाय इट्स मेंबर हु कैन नॉट रन द सोसाइटी, लेकिन वो सोसाइटी को रन नहीं कर पाते इफ़ेक्टिवली बिकॉज उसमें जो मैनेज करने की जो नॉलेज है वो कमी रहती है। फिर है इसमें कैश ट्रेडिंग भी नहीं हो पाती क्योंकि बहुत से लोग जो है वो मोस्टली पुअर होते हैं, तो वो जो गुड्स को जो है वो उधार पर लेना चाहते हैं, इसलिए इसमें कैश की ट्रेडिंग नहीं हो पाती। फिर है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इसमें जो है गवर्नमेंट की चेंज होने से, न्यू गवर्नमेंट आने से जो है उसके मेंबर्स पर जो है इफ़ेक्ट पड़ता है, पॉलिटिकल इफ़ेक्ट पड़ता है जो गुड साइन नहीं होता हमारी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। फिर 5th पॉइंट आता है इसमें लैक ऑफ मोटिवेशन, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा होता है, लेकिन मोटिवेशन की कमी रह जाती है, जिसकी वजह से हम अपने टारगेट को या फिर जो हमारा मोटिव है प्रॉफिट कमाना या फिर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी या फिर सर्विस मोटिव होता है जो उनका, उसमें कमी रह जाती है। 6th पॉइंट आता है इसमें लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, कि इसमें जो कॉन्फिडेंस की भी जो है कमी रह जाती है ड्यू टू द पॉलिटिकल मोटिवेशंस के थ्रू, या फिर जो है फेथ नहीं बन पाता, ट्रस्ट नहीं बन पाता। फिर इसमें 7th पॉइंट आता है लैक ऑफ सीक्रेसी, कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव टू सेंड देयर एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन दिस वे द सीक्रेट ऑफ द बिजनेस बिकम पब्लिक, कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की एनुअल रिपोर्ट्स और जो अकाउंट्स होती हैं वो टाइमली जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार को सबमिट करानी पड़ती है, जिसकी वजह से जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के सीक्रेट्स जो हैं वो पब्लिकली सबको शो हो जाते हैं, इसमें जो है सीक्रेसी भी नहीं रह पाती। फिर इसमें लास्ट पॉइंट आता है म्यूचुअल डिस्प्यूट्स,
कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके बीच में जो है डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, लेकिन वो डिस्प्यूट्स जो है विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर अंदर ही हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर आर कॉमन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द एंटरप्राइजेज डिक्लाइन इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग। लेकिन इसके अंदर जो है कॉमन कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेके ही, जिसकी वजह से जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेवलपमेंट नहीं हो पाती। आई होप आपको ये सारे के सारे जो है इसकी लिमिटेशंस समझ आ गई होंगी। ठीक है, एक ना कुछ समझ आए तो आप कमेंट कर देना, आई विल टेल यू इन अनदर वीडियो। So thank you so much. If you like it, then please subscribe it, comment and share. Thank you.